बच रही है रिएक्शन विद एक्वस अमोनिया। मैं दोनों का साइमल्टेनियसली बताऊंगा, ये फर्स्ट ग्रुप वाला, ये सेकंड ग्रुप वाला, ठीक है ना। एक्वस अमोनिया के साथ जो रिएक्शंस होती हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। देखिए, जैसे जब मैं अल्कली मेटल लेता हूं तो मेटल NH3 के साथ NH3 लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। अल्कली मेटल NH3 लिक्विड के साथ इंटेंस ब्लू कलर शो करता है। अब ये कलर किसकी वजह से आता है भैया, तो उसका प्रोसीजर अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नोट्स में आपको ये चीज डिफरेंस के टर्म्स में मिल जाएगी, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं बिल्कुल इंडिविजुअल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ कि कैसा आया कलर, बिल्कुल उसी के जैसा सेकंड वाला भी है। जैसा कि मैंने आपको बोला है कि मेटल की रिएक्शन आप NH3 लिक्विड से करवा दीजिए, आपको इंटेंस ब्लू कलर ऑब्टेन होता है। ये इंटेंस ब्लू कलर आता किसकी वजह से है, तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके का है कि मेटल जो है वो पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एल्कली मेटल लिया है आपने मेटल के नाम पे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो अमोनिया है इसका कुछ फ्रैक्शन इस मेटल से भी रिएक्ट करता है और इसका कुछ फ्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन से भी रिएक्ट करता है। मेटल M++ इलेक्ट्रॉन में आयनाइज हुआ, M+ कुछ X अमाउंट ऑफ NH3 के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है M+, और ये बॉन्ड शो कर रहा हूं मैं, बस आयन डायपोल मोमेंट है ये और कुछ नहीं, सॉरी आयन डायपोल बॉन्ड है ये और कुछ नहीं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ Y अमाउंट ऑफ अमोनिया से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाता है ये। इसको आप बोलते हो सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। इसको आप बोलते हो सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड मेटल आयन, ठीक है। तो मेटल की रिएक्शन जब आप NH3 अमोनिया से करवाओगे तो वो इंटेंस ब्लू कलर देगा। होता क्या है कि मेटल आयनाइज होता है M++ इलेक्ट्रॉन में, कुछ अमोनिया M+ और कुछ अमोनिया इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके सॉल्वेटेड कंपाउंड बनाता है, सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड कंपाउंड बनाता है। मेटल के साथ जो उसने सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड कंपाउंड बनाया वो ये है, इलेक्ट्रॉन के साथ उसने सॉल्वेटेड या जो अमोनिएटेड कंपाउंड बनाया वो ये है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल होता है, ठीक है। क्योंकि ये उस सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल होता है तो ये कंटिन्यूअस ऑसिलेशन टेक प्लेस करता रहता है उस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन उस सॉल्यूशन में फ्रीली अवेलेबल होता है जिसकी वजह से इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन होती रहती है कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन के अंदर। एंड ड्यूरिंग दिस ऑसिलेशन दिस इलेक्ट्रॉन एमिट्स फोटोन, और वो फोटोन की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रीजन में ब्लू कलर की वेवलेंथ से मैच करती है, इसलिए आपको कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू नजर आता है। कायदे से सुन लो क्या हुआ एक और बार। मेटल की रिएक्शन जब मैंने NH3 लिक्विड से करवाई, अमोनिया से, लिक्विड अमोनिया से करवाई, तो मुझे इंटेंस ब्लू कलर ऑब्जर्व हुआ। क्यों ऑब्जर्व हुआ, कैसे ऑब्जर्व हुआ, समझने की कोशिश करिए। मेटल सबसे पहले आयनाइज होता है, आयनाइज होने के बाद M+ इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ये दोनों अमोनिया के साथ रिएक्ट करके अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड कंपाउंड बनाते हैं। उस अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड कंपाउंड जो आपका सॉल्यूशन है
उसके अंदर दो चीजें पड़ी हुई रहती हैं, एक तो ये और एक ये, यानी कि एक तो आपका पड़ा हुआ रहता है अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड मेटल आयन, दूसरा आपका पड़ा हुआ रहता है अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में घूमता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है कंटिन्यूअसली। इस इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कुछ फोटॉन्स एमिट करता है, और वो जो फोटॉन्स एमिट करता है उनकी जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ के साथ मैच करती है, इसलिए आपको कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू नजर आता है। वापस बताने का है तो बोलो, इंपॉर्टेंट है ये। वापस बताने का है तो बोलिए। रिपीट करूं? ठीक, तो आगे जब आप इसको रूम टेम्परेचर पे लाके हीट करोगे, या रूम टेम्परेचर तक जब इसका आप टेम्परेचर लाओगे, तो ये जो मेटल है ये अमाइड का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है एज एन रिएक्शन। कुछ किस प्रकार से होती है वो देखिए। मेटल था, एल्कली मेटल था, उस एल्कली मेटल की रिएक्शन आपने अमोनिया से करवाई। अब याद करो, अगर पिछला वाला पेज याद कर सकते हो तो एक्स अमोनिया तो मेटल से रिएक्ट कर रहा था, वाई अमोनिया इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर रहा था, तो टोटल कितना अमोनिया रिएक्ट कर रहा था एक्चुअल में? एक्स प्लस वाई NH3। उसने दो चीजें बनाई थी भैया, एक तो अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड मेटल आयन, दूसरा अमोनिएटेड या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। इसको जब आप रूम टेम्परेचर तक लाते हो, व्हेन इट इज अलाउड टू रीच एट रूम टेम्परेचर, तो ये मेटल का जो फर्स्ट ग्रुप का आपने मेटल लिया है, ये मेटल का अमाइड बनता है और साथ में H2 गैस लिबरेट होती है। सेम होता है सेकेंड ग्रुप वालों के लिए भी। आप अब जो मेटल लोगे वो एल्कलाइन अर्थ मेटल लोगे, उसकी रिएक्शन X प्लस वाई NH3 से करवाएंगे, सेम डिट्टो। हल्का सा जो डिफरेंस आएगा वो कहाँ आएगा कि ये फर्स्ट वाले एक इलेक्ट्रॉन लूज करते थे, ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके का है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन NH3 की पावर वाई 2 माइनस। वही इसे मैं बोलूंगा मेटल या फिर अमोनिएटेड मेटल आयन, इसे मैं बोलूंगा सॉल्वेटेड और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज अलाउड टू रीच एट रूम टेम्परेचर। ये हेक्सामाइन आयन फॉर्म करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होते हैं, साथ में इसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दोनों प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक छोटी सी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों? क्योंकि साइज में होते हैं छोटे, आयनाइजेशन एनर्जी होती है ज्यादा। आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, लूज ही नहीं करते तो ऑसिलेटेड इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, ऑसिलेटेड इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन फोटोन कहां से एमिट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन फोटोन ही एमिट नहीं करेगा तो आपको कोई कलर वलर कुछ भी नहीं दिखता। वापस रिपीट करूं या बढ़े आगे? वापस रिपीट करूं? चलो, तो यहाँ आपकी खत्म होती है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। आगे जो है वो आपके कुछ एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं, किसके? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल के। मैं साथ में करवाता हूँ, ठीक है ना।
आपके सिलेबस में जो जो चीजें गिवन है पहले वो समझ लो, क्योंकि फिर मैं एक साथ सारी चीजें बताऊंगा। आपको ऑक्साइड पता होना चाहिए कैसे बनता है, ये दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल दोनों के लिए। ऑक्साइड कैसे बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोक्साइड बनाने के कौन से मेथड हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्लोराइड बनाने के कौन से मेथड हैं ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोनेट बनाने के कौन से मेथड हैं ये आपको पता होने चाहिए। सल्फेट बनाने के कौन से मेथड है ये आपको पता होने चाहिए। ये 5 चीजें आपके सिलेबस में है, ये पांचों आपको पता होने चाहिए दोनों के लिए। किसके लिए? एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? ऑक्साइड की। ऑक्साइड कैसे कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो। सो देखिए, ऑक्साइड का कुछ नहीं है। सोडियम की रिएक्शन जब मैं ऑक्सीजन से करवाता हूं तो ये Na2O बनाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है, बता पाओगे कौन सी स्टेट में है? यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? सॉरी, Na2O2। यहाँ पे ऑक्सीजन कौन सी स्टेट में है? अरे मतलब ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो ऑक्सीजन लिया है वो ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है? पर ऑक्साइड। भैया इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? ठीक है। खैर, जब आप सोडियम को O2 से रिएक्ट करवाते हो तो वो Na2O2 कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जब आप इसको फर्दर और सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो ये Na2O बनेगा। इनडायरेक्टली मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर आप सोडियम एक्सेस में ले लेते हो, अगर आप सोडियम एक्सेस में ले लेते हो और उसकी रिएक्शन में O2 से करवाऊंगा तो वो Na2O बनाएगा। ये पहला अपन ने पढ़ा। अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? सिर्फ ऑक्साइड का फॉर्मेशन। एल्कली मेटल के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, सिर्फ एल्कली मेटल के पहले कंपाउंड बताऊंगा, फिर आएंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल पे। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। यहां तक क्लियर भैया? आगे बढ़े। सोडियम की रिएक्शन O2 से करवा दो तो Na2O बनेगा। चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने सोडियम एक्सेस में लिया है, उसकी रिएक्शन O2 से करवाइए तो Na2O बना। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में ले लें तो अगर आपने ऑक्सीजन लिमिटेड अमाउंट में ले ली तो पोटेशियम ऑटोमेटिकली ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा K2O। ठीक है, कोई तकलीफ? नेक्स्ट बढ़ेंगे हाइड्रोक्साइड पे। ठीक है, ऑक्साइड के बाद में बात करूंगा हाइड्रोक्साइड की। 1 मिनट रुकिएगा, मैं आया है ना। हाँ भाई, क्या हो गया? पर ऑक्साइड पहलू वाचे O2 की O2 माइनस। क्या मतलब? मैं समझा नहीं यार। कशिश क्या पूछना चाह रहा है? ठीक ठीक, चलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि सोडियम की रिएक्शन, चाहो तो एयर भी ले सकते हो। मैं चलो एयर, एयर से बात करते हैं, नॉर्मल है ना। सोडियम की रिएक्शन जब आप एयर, एयर में ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन ही अपन लेके चल रहे हैं, तो वो उसके साथ रिएक्ट करवाते तो सबसे पहले Na2O2 बनाएगा, यानी कि O2 2 माइनस। उसके बाद आप जब फर्दर और सोडियम से रिएक्ट करवाओगे तो वो Na2O बना देता है। इनडायरेक्टली अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सोडियम एक्सेस प्लस एयर गिव्स Na2O। आगे अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, तो पोटेशियम में भी आप ये प्रोसीजर फॉलो करवा सकते हो कि पोटेशियम की रिएक्शन आप एयर से करवा दो, वो K2O देगा। अब मैंने यहाँ पे एयर सपोज लिमिटेड अमाउंट में लिख रखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले मैं आपने मेटल एक्सेस में ले लिया,
तो एयर ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो गई। यहाँ पे भी वही बात है, आपने एयर लिमिटेड ले ली तो पोटेशियम एक्सेस में हो गया। तो इस तरीके से आप मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हो। एक और बात सीधी सीधी ध्यान रखिएगा, सीधी सीधी है, O2 2 माइनस या O2 माइनस, इसको कभी भी हीट करवाओगे आपको हमेशा O-2 ही मिलेगा। पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड को कभी भी हीट करवाओगे आपको हमेशा ऑक्साइड ही मिलेगा। कहने का मतलब जैसे KO2 है, KO2 को हीट करवा दो, प्रोडक्ट बता सकते हैं क्या मिलेगा? बिल्कुल K2O प्लस O2। ये बात समझ में आई क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने इसी का एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे O2 माइनस वाला लिया है मैंने, मिलेगा क्या? O-2 वाला प्लस O2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ऑक्साइड हो गया। अच्छा हाँ, ऑक्साइड बनाने का भैया एक और तरीका है, सिंपल है वो, कि आप NaNO2 या NaNO3 की रिएक्शन करवा दीजिए सोडियम के साथ। तो जब आप NaNO2 या NaNO3 की रिएक्शन करवाओगे सोडियम के साथ, तो जब आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ये +3 और ये +5 का है, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट्रोजन +3 और यहाँ पे नाइट्रोजन +5 का है। इससे पहले वाली रिएक्शन में जस्ट आप देख चुके हो सोडियम एक्ट एज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो इस नाइट्रोजन को रिड्यूस करके N2 में कन्वर्ट कर देता है, प्लस साथ में आपको एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिल जाता है? Na2। इन दो तरीके से आप मेटल का ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, वील मूव ऑन टू हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे बात करेंगे तो देखिए, मैं सिंपल लिख देता हूँ, फिर एग्जांपल भी लिख दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन जब भी पानी से करवाओगे, हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन करने का क्या तरीका है? ऑक्साइड की रिएक्शन पानी में करवा दो, आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। ऑक्साइड की रिएक्शन पानी में करवा दो, आपको हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। अब ऑक्सीजन के भी अलग अलग पढ़े हैं अपन ने, ऑक्साइड पढ़ लिया, पर ऑक्साइड पढ़ लिया, सुपर ऑक्साइड पढ़ लिया। तो उस केस में आपको प्रोडक्ट पता होने चाहिए और कुछ नहीं। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मेटल सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवाओगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड तो मिलेगा, साथ में H2O2 प्लस O2 मिलेगी। और थर्ड ऑक्साइड हो गया, सुपर ऑक्साइड हो गया। मेटल पर ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवाओगे, MOH प्लस H2O2। ये बस इतना ध्यान रखना है, खत्म हो जाता है। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन पानी से करवा दो, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। अगर सुपर ऑक्साइड ले रहे हो, उसकी पानी से करवाओगे तो हाइड्रोक्साइड के साथ H2O2 और O2 गैस भी निकलती है। पर ऑक्साइड से करवाओगे तो सिर्फ H2O2 गैस निकलती है, O2 नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर आप कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल की ऐसी कोई खास बाउंडेशन है नहीं। जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर आप करवा देते हो H2O से, तो क्या देगा वो? KOH प्लस H2O2 प्लस O2। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। मर्जी पड़ रही है वो मेटल ले रहा हूँ, ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे मेटल पर ऑक्साइड के नाम पे मैं सोडियम ले लेता हूँ, तो सोडियम पर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से करवा दूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2O2 देगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ऑक्साइड अपन ने देख लिया, हाइड्रोक्साइड अपन ने देख लिया। हाइड्रोक्साइड का एक और प्रोसीजर है, वो मैं बता रहा हूँ, फिलहाल इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े।
नेक्स्ट अपन बात करेंगे, हालांकि ये आपको हाइड्रोजन में लिखवा रखा था मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन। ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में हुआ हुआ ही आपका, वहां से आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ। कैथोड पे वहां पे H2 गैस लिबरेट हुआ करती थी, एनोड पे वहां पे Cl2 गैस लिबरेट होती थी। बाय प्रोडक्ट के नाम पे आपको क्या मिलता था, NaOH। तो इस मेथड से भी आप हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड हो गया अपना, और क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया। नाउ वील मूव ऑन टू क्लोराइड। क्लोराइड सी मेथड वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी एज सच इतने कुछ खास नहीं। तो मैं नेक्स्ट पेज से ही लिख रहा हूँ क्लोराइड। देखो, क्लोराइड ऑब्टेन करने के दो तरीके हैं, और जो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप जब उसको सेकंड ग्रुप वाले एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो आपको वही चीज मिलेगी। देखिए, क्लोराइड ऑब्टेन करने के दो तरीके, पहला आप Na2CO3 की रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ, आयन एक्सचेंज मेथड लगा दो, इतना कर सकते हो, क्या बनेगा H2CO3 प्लस NaCl। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना, मतलब H2CO3 जो है वो फर्दर डिकम्पोज कर जाता है इनटू CO2 एंड H2O। तो जो आपको रिजल्टेंट रिएक्शन मिलती है वो कुछ इस तरीके की है कि Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 H2O और NaCl देता है। इस तरीके से आप क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, ये जनरल तरीका हो गया कि Na2CO3 की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवा दें, आपको मेटल क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से करवा दो, आपको मेटल क्लोराइड ऑब्टेन हो जाएगा। ये पहला मेथड। दूसरा जो मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है सी वाटर का। अब सी वाटर के अंदर क्या बात है वो ध्यान से सुनिएगा, और अगर समझ में नहीं आए तो बार बार पूछते रहना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा भैया। NaCl जो है वो मेन सोर्स होता है सी वाटर का। NaCl मेन सोर्स होता है सी वाटर का। हम क्या करते हैं, NaCl को मैं करता हूं इवेपोरेट, सॉरी सी वाटर को मैं करता हूं इवेपोरेट। तो जब आप सी वाटर को इवेपोरेट करते हो तो आपको जो सॉल्ट मिलता है वो होता है क्रूड सॉल्ट। जैसे क्रूड ऑयल ऑब्टेन होता है वैसे ही क्रूड सॉल्ट ऑब्टेन होता है। तो सी वाटर की जब आप हीटिंग करते हो या उसे इवेपोरेट करते हो तो आपको जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो होता है क्रूड सॉल्ट। ये क्रूड सॉल्ट के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूबल और एक होता है इनसोल्यूबल। ठीक है, क्रूड सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सोल्यूबल, एक होता है इनसोल्यूबल। सोल्यूबल पार्ट के अंदर NaCl, CaCl2 और MgCl2, ये तीन की मेजर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती हैं। क्या बोला मैं, सॉल्युबल पार्ट के अंदर NaCl, CaCl2 और MgCl2, इन तीन की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहती। अगर आप जानते होगे तो इसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर क्रिएट होता है, इसकी वजह से हार्डनेस ऑफ वाटर आती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज की वजह से वाटर हार्ड बनता है भैया, है ना। इस वजह से आप समुद्र के पानी से कपड़े नहीं धो सकते। ठीक, खैर, मेरे कहने का मतलब ये है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, और जो पूछूं उसका जवाब देना बस। होता क्या है, KSP, KSP होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आप नाम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि
सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आप नाम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सॉल्युबल होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। NaCl का KSP कम होता है एज दैट ऑफ KSP ऑफ दीज टू। कौन से? CaCl2 एंड MgCl2। मैं अगले पेज पे लिख देता हूं। क्रूड सॉल्ट अपन ने ऑब्टेन करा था सी वाटर को, जब आपने इवेपोरेट करवाया था उससे क्रूड सॉल्ट ऑब्टेन हुआ था। दो उसे आपने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल के अंदर तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, NaCl, MgCl2 और CaCl2। ठीक है, ये दोनों हार्डनेस ऑफ द वाटर के लिए जिम्मेदार होते हैं। KSP जो होता है NaCl का कम होता है एज दैट ऑफ KSP ऑफ CaCl2 एंड MgCl2। माने प्रेसिपिटेट कौन होगा भैया? NaCl। प्रेसिपिटेट कौन होगा? NaCl। तो NaCl क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि KSP NaCl का कम होता है एज दैट ऑफ KSP ऑफ CaCl2 एंड MgCl2 के लिए आपको क्या ऑब्टेन करना है? आपको NaCl ऑब्टेन करना है। ठीक है ना, क्लोराइड आप लोग पढ़ रहे थे, आपको NaCl ऑब्टेन करना है। NaCl मैं तब ऑब्टेन कर पाऊंगा जब मेरे को NaCl की प्रेसिपिटेट मिलेगी। NaCl आप तब ऑब्टेन कर पाओगे जब आपको NaCl की प्रेसिपिटेट मिलेगी। तो देखिए, एक बात तो अपन जानते हैं कि भैया NaCl का KSP कम होता है एज दैट ऑफ CaCl2 एंड MgCl2 के, ये मुझे पता था। तो अगर मैं कैसे भी करके इस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर मैं कैसे भी करके इस NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं, तो अगर आप NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो आपको NaCl प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, जब आप नॉर्मल पानी लेते हो तो उसमें आपको अलग से थोड़ी ना NaCl, CaCl2 या MgCl2 दिखेगा। समझ में आ रही है बात? अभी आपको पानी में कुछ नहीं दिख रहा। आपको क्या करना है, आपको उस नमक वाले पानी में से नमक अलग निकालना है। सीधी सीधी बात, आपका मेन मोटो बस इतना है। नमक माने सोडियम क्लोराइड, अपन क्लोराइड ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। तो अपने को क्या करना है, अपन को नमक वाले पानी में से नमक अलग निकालना है। और मैं जानता हूं कि NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है एज दैट ऑफ CaCl2 और MgCl2। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दूं। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो NaCl की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाएगी। वंस NaCl प्रेसिपिटेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, फिल्ट्रेशन कर दो, छान लो उसे, NaCl अलग और पानी अलग। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? जो मैं बोला अभी, जो मैं बोला वो प्रोसीजर समझ में आया? करना क्या है, करेंगे कैसे, वो तो देखी जाएगी। ये आपके पास पानी था, सॉरी क्रूड सॉल्ट था, ये आपके पास पानी था। पानी को जब आपने हीट करा, कौन सा पानी? सी वाटर। सी वाटर को जब आपने हीट करा तो क्रूड सॉल्ट आया। क्रूड सॉल्ट के अंदर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दो तरीके की इम्प्योरिटीज थी। इनसॉल्युबल तो अपने आप ही हटा दोगे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। दिक्कत है सॉल्युबल में से NaCl निकालना। दिक्कत क्या है? सॉल्युबल में से NaCl निकालना। अपन जानते हैं कि NaCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है इज दैट ऑफ CaCl2 एंड MgCl2 के। मतलब NaCl की प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी ज्यादा है, यानी कि उसकी घुलने की टेंडेंसी कम है। NaCl की घुलने की टेंडेंसी, सॉल्युबल होने की टेंडेंसी कम है। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि भैया NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूं तो मेरे को NaCl की पीपीटी ऑब्टेन हो जाएगी। उस तरीके से मैं सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक वाले पानी में से नमक आसानी से निकाल सकता हूं। अब वो करेंगे कैसे, वो देखिए। यहाँ पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए आप जो यूज करते हो वो यूज करते हो ड्राई HCl। ड्राई क्यों यूज करा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे एक टर्म आएगी कॉमन आयन इफेक्ट, वो आप आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। खैर, फिलहाल मैं क्या कह रहा हूँ वो समझिएगा। जैसे ही ड्राई HCl डालोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के अंदर आयन Cl आयन कॉमन है। जैसे ही आपने ड्राई HCl डाला तो क्लोरीन और क्लोरीन दोनों के अंदर Cl आयन कॉमन है। तो Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर कुल मिला के बढ़ जाएगी। Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी।
अब Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एक सवाल आप लोगों का ये उठ सकता है कि सर Cl माइनस तो इनके पास भी है तो इनकी भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। इनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती भी है, लेकिन बात क्या है कि इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से ये एक हद तक Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना झेल लेता है। लेकिन क्योंकि NaCl की सॉल्युबिलिटी कम होती है, इसलिए जैसे ही इसके अंदर Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहोगे तो NaCl धीरे धीरे क्या होता है, प्रेसिपिटेट होना चालू कर देता है। NaCl धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होना चालू कर देता है। एक बार NaCl प्रेसिपिटेट हो गया तो CaCl2 और MgCl2 तो आपके वाटर के अंदर डिजोल्व है। आप फिल्टर लीजिए, छलनी लीजिए, जैसे चाय में से पत्ती निकालते हैं, आपको NaCl अलग और CaCl2 और MgCl2 अलग मिल जाएगा। वापस रिपीट करूं तो बता दो, वापस रिपीट करना हो तो बता दीजिए। हाँ, ये मैं बता देता हूँ कि ड्राई HCl ही क्यों लिया, क्योंकि ड्राई HCl की जगह अगर आप एक्वस HCl लेते तो एक्वस HCl में तो पानी आ रहा है, पानी आ रहा है मतलब ये आपको कभी भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में नहीं मिलेगा। कौन? NaCl। NaCl तो आपको फिर डिजोल्व फॉर्म में मिलेगा अगर आप HCl भी एक्वस लेते हो। NaCl तो वैसे ही एक्वस फेस में है, ऊपर से HCl भी एक्वस ले लोगे तो वो पानी पानी हो जाता है आपस में, इसलिए ड्राई HCl अपन यूज करते हैं। वापस रिपीट करूं ये बात, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए बोला। वापस रिपीट करूं ये बात, कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो तो शॉर्ट में समझिए। अब दो तरीके हैं क्लोराइड ऑब्टेन करने के भैया, ठीक है। पहला नॉर्मल मेथड, नॉर्मल मेथड में कुछ नहीं करना है, Na2CO3 की रिएक्शन करवा दीजिए HCl के साथ, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करवा दो HCl के साथ, आपको CO2 गैस मिल जाएगी प्लस क्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है ये प्रोसेस, सी वाटर को सी वाटर का इवेपोरेशन करवा दीजिए, आपको क्रूड सॉल्ट मिल जाएगा। ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। जब इस क्रूड सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होगा, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल के अंदर तीन तरीके की इम्प्योरिटी रहती हैं, NaCl, MgCl2, CaCl2। इसमें जब आप ड्राई HCl पास करते हो तो NaCl प्रेसिपिटेट हो जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू NaCl अलग, MgCl2 CaCl2 अलग। क्लियर है? इस तरीके से आप क्लोराइड आयन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अपना ऑक्साइड हो चुका है, हाइड्रोक्साइड हो चुका है, क्लोराइड हो चुका है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू व्हाट? कार्बोनेट। कार्बोनेट ऑब्टेन होता है सॉल्वे प्रोसेस से। पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, फिर मैं आपको एक साथ समझा दूंगा, ठीक है। 4 स्टेप की रिएक्शन है, इतना कुछ खास है नहीं इसमें। पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे, वो CaOCO2 में बदलेगा, उसकी रिएक्शन फिर मैं अमोनिया से करवाऊंगा। अमोनिया कहाँ से आया? हेबर्स प्रोसेस से। हेबर्स प्रोसेस क्या होती है? N2+3H2 gives 2NH3। वो रिएक्शन करवा के आपने अमोनिया लिया है, उसकी रिएक्शन मैंने करवाई है, सॉरी, H2 और CO2 से, आपको मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट। इसमें और CO2 पास करवा दीजिए, आपको मिल जाएगा अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इसकी रिएक्शन जब आप NaCl से करवाओगे
तो आपको मिलेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl, और उस NH4Cl की रिएक्शन जब आप CO से करवाओगे मेरे साथ ये रिएक्शन लिख लो एक रफ पेज में, है ना, ताकि मैं आपको समझा पाऊं, बस और कोई एम नहीं है, बाकी नोट्स तो भेज ही दूंगा आज। ये पहला है, ये दूसरा है, ये थर्ड है, ये फोर्थ स्टेप है, एंड लास्ट इज व्हाट, फिफ्थ। ये लिख लीजिए, और जब लिख लो तब, है ना, समझने की कोशिश करना क्या हुआ। देखिए, सॉल्वे प्रोसेस में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ और उसको हीट करवाता हूँ, और वो डिकम्पोज होता है CaO और CO2 में। क्या बोला मैं? कैल्शियम कार्बोनेट लेता हूँ और इसको हीट करवाता हूँ, वो डिकम्पोज होता है CaO और CO2 में। आगे आप क्या करते हैं, आगे आप हेबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया गैस ऑब्टेन करते हैं। ध्यान से सुनना है ना, एक एक स्टेप। कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी आप हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये जो CO2 मिली, ये CO2 की रिएक्शन वाटर के साथ और अमोनिया के साथ आप करवाते हो। अमोनिया गैस कहां से ऑब्टेन हुई? हेबर्स प्रोसेस से। लिखने की जरूरत नहीं। हेबर्स प्रोसेस से आप अमोनिया गैस ऑब्टेन करते हो, उसको आप H2O और CO2 से रिएक्ट करवाते हो, आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो ऑब्टेन होता है अमोनियम कार्बोनेट। आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है अमोनियम कार्बोनेट। इस अमोनियम कार्बोनेट में आप फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड और पास करवाते हैं, आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो होता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये नीचे वाली तीनों रिएक्शन लिख ली तो मैं अपनी कहानी चालू करूं, क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा। हटा दें ये बात, मतलब ये तीनों रिएक्शन हटा दूं, लिख ली हो तो, ठीक है। प्रोसेस ऊपर बता देता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, CaO CO2 बना। हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया से रिएक्शन करवाओगे, H2 और CO2 के साथ कार्बोनेट मिलेगा। CO2 एक्सेस में पास करोगे, बाइकार्बोनेट मिलेगा। फंडा समझना अब क्या हुआ यहाँ पे। ये नीचे की 3 स्टेप में हटा रहा हूं, आपसे ये उम्मीद रखते हुए कि आप लोगों ने रिएक्शन लिख ली होगी। ठीक है, अब होता क्या है एक्चुअल में, KSP क्या बताना चाह रहा हूं समझिएगा। NaHCO3 का KSP जो होता है वो कम होता है किससे? KHCO3 से। ये अभी क्यों बता रहे हो सर? एक साथ समझ में आ जाएगा इसलिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, और दूसरी कि KHCO3 का KSP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बराबर होता है NH4HCO3 के। ठीक है, क्या बोला मैं? Na बाइकार्बोनेट, सॉरी, सही है, कोई दिक्कत नहीं। बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप बढ़ती है। बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है, इसलिए मैंने ऊपर लिख रखा है NaHCO3 का जो KSP होता है वो कम होता है एज दैट ऑफ KHCO3 के। कहने का मतलब मेरा ये है भैया कि ये भाई साहब तो सैचुरेट रहेंगे,
लेकिन ये डिसॉल्व हो जाएगा। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो KHCO3 के डिसॉल्व होने की टेंडेंसी ज्यादा है, NaHCO3 के डिसॉल्व होने की टेंडेंसी कम है। पहली बात। दूसरा, आपको क्या ध्यान रखना है कि KHCO3 और NH4HCO3 का KSP जो है वो लगभग बराबर होता है। KHCO3 और NH4HCO3 का KSP बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि K प्लस का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH4 प्लस के साइज के बराबर होता है। क्योंकि इन दोनों का साइज बराबर होता है, इस वजह से इन दोनों का KSP भी बराबर होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम के साइज में काफी जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए वहां पे KSP में आपको अच्छा खासा वेरिएशन दिखता है। इतनी बात समझ में आई? अपन ने अभी तक सिर्फ दो चीजें देखी हैं। पहला कि NaHCO3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम है KHCO3 से, और KHCO3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बराबर है NH4HCO3 से। मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई थी, थर्ड स्टेप की थी आई थिंक वो, ये कि अब आप क्या करते हो, देखो आपने क्या करा था, आपने NH4HCO3 में आपने NH4HCO3 में NaCl डाला था, और आपको जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए थे वो ऑब्टेन हुए थे NH4Cl प्लस NaHCO3। ये NaHCO3 की आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाती है, ये NaHCO3 की आपको प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो जाती है। लेकिन बात क्या है, यहाँ पे आपको KHCO3 की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन नहीं होगी। सर NaHCO3 की प्रेसिपिटेट ऑब्टेन क्यों हो जाती है? ड्यू टू दिस, क्योंकि NaHCO3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KHCO3 के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंपेयर में कम होता है। तो NH4HCO3 की रिएक्शन जब आप NaCl से करवाते हो तो आपको NH4Cl मिलता है, प्लस NaHCO3 की प्रेसिपिटेट मिलती है। कभी भी बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको हमेशा कार्बोनेट ऑब्टेन होगा। बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो आपको हमेशा कार्बोनेट ऑब्टेन होगा। तो जब भी आप NaHCO3 को जैसे ही मैंने हीट करा, मुझे कार्बोनेट ऑब्टेन होता है प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, आगे बचा NH4Cl। NH4Cl की रिएक्शन आप करवा दीजिए CaO के साथ, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3 प्लस H2। शुरू में आपने NH3 डाला था हेबर्स प्रोसेस के थ्रू, शुरू में आपने NH3 की रिएक्शन H2 और CO2 से करवाई थी। बाद में आपने जब पूरा प्रोसेस करा तो आपका NH3 जो है वो इवॉल्व भी हो रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना, NH3 की रिकवरी 100% होती है। शुरू में जितना NH3 आपने डाला था और ये जो NH3 आपको बाद में मिला पूरा प्रोसेस करवाने के बाद, ये पूरा NH3 मिलता है। NH3 का कोई कंजम्पशन नहीं होता। ध्यान रखने वाली बात क्या है इस प्रोसेस में, ये तो कैटायन आयन का एक्सचेंज था, रिएक्शन में इतनी कुछ खास बात नहीं। बात ये है कि सॉल्वे प्रोसेस आप KHCO3 ऑब्टेन करने के लिए नहीं करवा सकते। अब ये NCERT में बस लाइन दे दी कि ये प्रोसेस जो है वो KHCO3 ऑब्टेन करने के लिए नहीं यूज में आता। वो क्यों नहीं यूज में आता, उसके पीछे का रीजन ये है कि KHCO3 की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होने की वजह से वो प्रेसिपिटेट ही नहीं बना पाता भाई साहब। जब आपका प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा मतलब आपका कैल्शियम का बाइकार्बोनेट बनेगा ही नहीं। कैल्शियम का बाइकार्बोनेट ही नहीं बनेगा तो कार्बोनेट कहां से ऑब्टेन कर लोगे? तो इसलिए पोटेशियम का कार्बोनेट या पोटेशियम का बाइकार्बोनेट आप
सॉल्वे प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं कर सकते। रिपीट करना है तो बोलो। पोटेश ये इंपॉर्टेंट लाइन है। नीचे आपको बुक में बस इतना दिया जाएगा कि सॉल्वे प्रोसेस से आप पोटेशियम का कार्बोनेट या पोटेशियम का बाइकार्बोनेट ऑब्टेन नहीं कर सकते। रीजन नहीं बताता हूं। तो रीजन होता है उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है तो ये प्रेसिपिटेट बना ही नहीं पाता। प्रेसिपिटेट बना ही नहीं पाता तो आपको बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट में कोई सी चीज ऑब्टेन हो ही नहीं पाती। ठीक है। तो सर अगर ऑब्टेन करना है तो क्या करें? पोटेशियम का कार्बोनेट अगर आपको ऑब्टेन करना है या बाइकार्बोनेट अगर आपको ऑब्टेन करना है तो क्या करें? उसके लिए यूज करते हैं अपन लेब्लांच प्रोसेस। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड है। कार्बोनेट मिल जाएगा, बाइकार्बोनेट मिल जाएगा। रिएक्शन सिंपल है इसकी। NaCl की रिएक्शन करवा दो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये आपको NaHSO4 प्लस HCl देगा। ठीक है। इस NaHSO4 की रिएक्शन फर्दर करवा दीजिए NaCl के साथ। ये आपको Na2SO4 प्लस HCl देगा। ये Na2SO4 का रिडक्शन करवाऊंगा मैं कार्बन से। ये आपको Na2S प्लस CO देगा। ठीक है। Na2S की रिएक्शन में करवा देता हूं कैल्शियम कार्बोनेट से इन द प्रेजेंस ऑफ CO2। ठीक है। CO2 क्या करता है? सल्फाइड को डिस्प्लेस करने का काम करता है। CO2 सल्फाइड को डिस्प्लेस करने का काम करता है और क्या बना देता है? H2S प्लस Na2CO3 प्लस CaCO3। आप यहां से देख सकते हो कि यहाँ पे आपको Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन हो गया है। यहाँ पे सोडियम की जगह पोटेशियम कार्बोनेट भी ऑब्टेन हो जाता। लेब्लांच प्रोसेस में सॉल्युबिलिटी का कोई चक्कर नहीं पड़ता है। तो इससे इन दिस प्रोसेस वी कैन फॉर्म कुछ भी Na2CO3 K2CO3 NaHCO3 KHCO3 कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? सल्फेट की। देखिए ऑक्साइड हो चुका है, हाइड्रोक्साइड हो चुका है, क्लोराइड हो चुका है, कार्बोनेट हो चुका है। आगे मैं बताऊंगा सल्फेट। सल्फेट ऑब्टेन करने का तरीका बहुत सिंपल है एकदम। मतलब इतनी कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। Na2CO3 ऑब्टेन करना अपन देख चुके हैं कि Na2CO3 किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है। सल्फेट को ऑब्टेन करने का सीधा सीधा फंडा ये है, Na2CO3 के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दो। ठीक है। Na2CO3 के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 डाल दो या कोई भी अल्कली मेटल के कार्बोनेट की रिएक्शन आप H2SO4 यानी कि एसिड के साथ करवा दीजिए। ये आपको Na2SO4 डॉट 10H2O दे देगा प्लस साथ में CO2 गैस लिबरेट होगी। इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। ठीक है। सेम रिएक्शन आप पोटेशियम से भी करवा सकते हो। लेब्लांच प्रोसेस से आप K2CO3 भी ऑब्टेन कर सकते हो। इसके रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से करवा दीजिए। हीट करवा दो। K2SO4 ऑब्टेन हो जाएगा प्लस CO2 प्लस H2। ठीक। तो क्या क्या देख लिया आज अपन ने? ऑक्साइड का फॉर्मेशन देख लिया, हाइड्रोक्साइड का देख लिया। किस किस से होता है हाइड्रोक्साइड का? ब्राइन से हो जाता है। ब्राइन का इलेक्ट्रोलिसिस करवाओगे उससे हो जाता है। क्लोराइड का देख लिया। क्लोराइड में आपको एक तो नॉर्मल मेथड और एक सी वाटर वाला मेथड ध्यान रखना है। कार्बोनेट देख लिया। कार्बोनेट किससे ऑब्टेन होता है? मेनली सॉल्वे से। पोटेशियम कार्बोनेट ऑब्टेन नहीं कर सकते क्योंकि KSP ऑफ NaHCO3 इज वे मच लेस देन KSP ऑफ KHCO3। उसका KSP बहुत ज्यादा होता है तो प्रेसिपिटेट नहीं बना पाता।
आगे अपन ने सल्फेट देख लिया। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के जितने भी केमिकल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन था वो सब हो चुका है। सेकेंड ग्रुप के बच रहे हैं। नोट्स आज आपके पास पहुंच जाएंगे, उसे देखिए, पढ़िए। केमिकल कंपाउंड अगर फर्स्ट वाले गो थ्रू कर लोगे, सेकंड वाला डिट्टो मिरर इमेज है इनकी, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास। पौलमी जी आप 10 मिनट में कॉल कर लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए।